आज हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट नंबर 602। 601 जो है वो बिल्कुल 597 या 598 जैसी है, तो इसलिए मैंने उसका आंसर तो निकाला था, पर वो सारे के सारे क्वेश्चन सेम ही निकले। तो आप लोग चेक करके देख सकते हो। पहला क्वेश्चन निकल के आता है अर्थमेटिक सेक्शन का कि आर्टिकल को सोल्व किया गया है 7.69% लॉस पे। 7.69% किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है? मेरे हिसाब से 1/13 होता है। मतलब 100/13 कितना होता है? 13 7 91 9 13 6 78 और 13 9 117। यही होता है 1/13 के लॉस पे। मतलब 13 की चीज़ को 12 पे बेचा। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। अगर इसको कॉस्ट प्राइस मानूं, ये लॉस मानूं, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। एंड ऑर्डर इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 14.28%। मतलब दूसरा जो आर्टिकल है वो 14.28% के प्रॉफिट पे बेचा गया। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। मतलब 7 की चीज़ को 8 पे बेचा गया। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हो गया। जब कॉस्ट प्राइस बोथ आर्टिकल आर सेम, दोनों आर्टिकलों का सेम है कॉस्ट प्राइस, तो दोनों को सेम कर रहे थे। इसको 7 से मल्टीप्लाई, इसको 13 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 13 7 91, 12 7 84, इधर 13 7 91 और 13 8 104। ये आ गए, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस देयर सेलिंग प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस। अब इन दोनों में रिलेशन स्टैब्लिश हो चुका है, तो डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं। 16 और 4 20, 20 यूनिट की वैल्यू 560, तो 1 यूनिट की वैल्यू 28। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 91 का 28 टाइम 28 से कम 28, या फिर इसको 30 से मल्टीप्लाई करके और 192 माइनस कर देते। इसको क्या कर सकता हूँ मैं? 30 - 2 लिख सकता हूँ। ये चीज़ें आप लोगों को दिमाग में आनी चाहिए। या फिर इसको 20 और 8 कर सकता हूँ, जैसे ही मर्जी है वैसे कर सकते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 3 एकम 3 होती है 27। 2730 में से 2 एकम 2 9 दूनी 18, 182 माइनस करना है 2700 में, और 200 माइनस किया, कितना बच गई? 2530। 2530 में 18 जोड़ना है। 2530 में 18 जोड़ना है तो 2548। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 18 वोमेन है वर्किंग 15 आवर ए डे, कंप्लीट है वर्किंग 30 डेज। 18 वोमेन जो है वो 15 घंटे काम करती है और कितने दिन में कंप्लीट कर देती है? 30 दिन में। तो टोटल काम हो जाएगा ये। टोटल काम का फॉर्मूला क्या होता है? MDH, मैन डे आवर। अगर वर्क दिया हो तो वर्क को डिवाइड कर देते हैं, इससे कितना काम किया है उसको डिवाइड कर देते हैं, इससे यही फॉर्मूला होता है। ओके, टोटल वर्क आ गया अपना। आगे क्या दिया हुआ है? इन हाउ मनी डेज 9 गर्ल कैन कंप्लीट द सेम वर्क वर्किंग 12 आवर डेज गिवन दैट एफिशिएंसी ऑफ गर्ल्स थ्राइस दैट ऑफ वुमेन। अब क्या दिया हुआ है कि एफिशिएंसी जो है वो गर्ल की थ्राइस है वुमेन की। गर्ल की एफिशिएंसी मतलब एक गर्ल और वुमेन की एफिशिएंसी की बात करूँ, गर्ल और वुमेन की एफिशिएंसी की बात करूँ मैं। थ्राइस है तो ये 3:1 होगा। एफिशिएंसी तो यही होगी ना, एफिशिएंसी ये हो गई। तो पर्सन हो गए वो क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। 1:3 है तो 1:3 आ जाएगा। 3:1 का पर्सन जो है एफिशिएंसी का उल्टा ही होगा। तो कहना क्या चाह रहा है कि एक गर्ल जो है वो 3 वुमेन के बराबर है, ये बात कहना चाह रहा है। इससे एफिशिएंसी दे दिया तो पर्सन इसका उल्टा होगा। आप लोग समझ सकते हो, इस चीज को रिलेट कर सकते हो कि जिसको जितने ज़्यादा दिन लगेंगे, एफिशिएंसी और डे
का रिलेशन क्या होता है, अपोजिट होता है। उसी प्रकार से एफिशिएंसी और पर्सन का भी रिलेशन क्या होता है, अपोजिट होता है। निकाल के देख सकते हो आप लोग। ठीक, आगे क्या दिया है, टोटल वर्क आ गया। अब 9 गर्ल है, 9 गर्ल की जगह इधर 9 गर्ल लिखूंगा, इधर 9 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 27 वुमेन आ जाएगी। 27 वुमेन है और 12 आवर ए डे करती है। कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगी, तो दोनों का वर्क बराबर है, दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, डे की वैल्यू चाहिए, निकाल सकते हैं। 9 से काटा 2 बार, 9 से काटा 3 बार, 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 4 बार, 2 से काटा 2 बार, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, तो टोटल दिन कितने लगेंगे, 25 डेज। एक बात दिमाग में रखनी है कि एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, पर्सन होते हैं, बस इसमें और कुछ नहीं था। 25 डेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 52। ठीक है, 8 नंबर है, 8 नंबर का एवरेज क्या दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर इज 78। आगे के 7 नंबर है, उनका एवरेज क्या दिया हुआ है, 78। लास्ट 5 नंबर है, उनका एवरेज क्या दिया हुआ है, 5 का एवरेज दिया हुआ है 30। अब 20 के 20 का एवरेज पूछा है, तो 20 के 20 का एवरेज कैसे भी निकाल सकते हो आप लोग। पहले तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करके सम करके निकाल सकते हो। इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, इसको 7 से, इसको 5 से, ये भी कर सकते हो आप लोग। और डिवाइड बाय, इसको 20 से डिवाइड करना है। सिंपलेस्ट तो ये रहेगा। अब आप लोगों की कैलकुलेशन पे बात हो जाती है। शॉर्ट ट्रिक रटने से अच्छा है कि आप लोग कैलकुलेशन पे अपनी स्पीड फोकस करें, कि जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसी को ध्यान में रखें, बस स्पीड को इंक्रीज करें। स्पीड को इंक्रीज मतलब 416 आ गई वैल्यू ऊपर वाली, प्लस 20 आते 140 और 56 196 और 30 5 150, 6 और 6 12 2, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 1 16, 1 4 2 6, 6 और 1 7 डिवाइड बाई 20, 38 दूनी 76 हो गई और 2 1 कम 2, 38.1 इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज करोगे तो कैसे भी कर सकते हो, दिमाग में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक ही याद हो। नेहा एंड रूपा इन्वेस्टेड 73,500 टुगेदर, रेशियो प्रॉफिट ऑफ द बोथ इतना इतना है। नेहा इन्वेस्टेड 7 मंथ एंड रूपा इन्वेस्टेड 9 मंथ, देन द फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय नेहा। अब नेहा और रूपा का जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया उनका प्रॉफिट दे दिया, तो मुझे एक बात बताओ, इस क्वांटिटी से कुछ लेना देना है या नहीं। मैं नेहा को मान लेता हूं कि नेहा ने इन्वेस्ट किया X रुपए और रूपा ने इन्वेस्ट किया Y रुपए। मैं X और Y का रेशियो निकाल लेता हूँ, सिंपल है, बस उससे सिंपल कुछ नहीं है। नेहा ने इन्वेस्ट किया कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए, और रूपा ने इन्वेस्ट किया 9 महीने के लिए, 9। इन दोनों का रेशियो कितना है, नेहा और रूपा का 42 रेशियो 72। या तो भाई कोई ये लिख सकते हो कि 73,500 माइनस X। ठीक है, इसको अगर ये लिख देता हूँ आप लोगों के कन्वीनियंट के लिए, 73,500 माइनस X ये लिख देता हूँ तो भी बात सेम ही आएगी। करके देख लेते हैं। 7 6 42, 9 8 72। अब इन दोनों का रेशियो कितना आ गया, X रेशियो Y का 6 रेशियो 8। फर्दर कट करूंगा तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 रेशियो 4 आ गई वैल्यू। X और Y का जो रेशियो है वो 3 रेशियो 4 आ गया। आप लोगों को ये कैलकुलेशन करके नहीं चलनी थी। X और Y का रेशियो आ गया अपने पास में, क्लियर हो गई बात। अब इन्वेस्टमेंट बाय नेहा पूछा है, नेहा की वैल्यू कौन सी है, X वाली है, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो मतलब 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 73,500 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू डिवाइड बाई 7, 7 दाएं 70, 3 7 पा 35। ठीक है, 10,500 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये नेहा का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। 5 तिया 15, 10 तिया 30 और 1 31, 31,500।
आप लोगों को ये बसड़ करनी नहीं थी, ये सिंपल और सिंपल आप रेशियो निकाल के दोनों को टोटल करके मतलब 7 दोनों का रेशियो आ जाता, रेशियो से 73,500 को डिवाइड करते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में रखने वाली है, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक कराना नहीं चाहता किसी को भी। एवरेज एज ऑफ ए बी सी आफ्टर 2 ईयर इज 24। अब मुझे एक बात बताओ, ए बी सी की परसेंटेज मैंने ए की ए मान ली, बी की बी मान ली और सी की सी मान ली। आफ्टर 2 ईयर एवरेज पूछिए तो आफ्टर 2 ईयर मतलब a+2 b+2 प्लस c+2। एक तो ये करके देखो आप लोग, डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 24 है। ठीक है, तो मुझे a+b+c का सम जो है वो कितना आ जाएगा, 24 या 72, 72 में से 2 2 4 2 6, 6 माइनस करना है तो 66 आ जाएगी वैल्यू। एक तो ये वैल्यू आ गई। अब आप लोगों को करना क्या था, ये वाली वैल्यू नहीं लिखनी थी। क्यों नहीं लिखनी थी, डायरेक्ट 66 लिखना था। वो कैसे लिखते हैं आप लोग, एक बात सोचो कि 2 साल के बाद की बात कर रहा है, तो परसेंटेज में अगर मैं सब में 2 2 का एडिशन किया गया तो सब में 2 2 का एडिशन किया गया तो 24 में से भी 2 माइनस होंगे, तो a+b+c 24 में से 2 माइनस किया 22 और एवरेज दिया हुआ 3 का, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 66 नहीं आ जाएगी। तो आप लोगों को ये वाला मेथड नहीं जाना चाहिए था, ये वाली टर्म याद रखनी चाहिए थी। अगर आपके एवरेज के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे ये वाली बात। रेशियो ऑफ एज ऑफ बी एंड सी, बी और सी का जो रेशियो है वो दे दिया हमें 2:3। आगे क्या दिया हुआ है, एज ऑफ एज 2 ईयर मोर देन एज ऑफ सी। सी की एज मान ली मैंने, ये एक्स है ये भी एक्स है, तो ए की जो एज है वो 2 साल ज़्यादा है सी से, तो 3x+2 हो जाएगी इसकी एज। ये बात भी दिमाग में सोचने वाली थी। फाइंड द एवरेज ऑफ एज एंड बी 4 ईयर फ्रॉम नाउ। 4 साल बाद की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। प्रेजेंट एज 66 के बराबर, 3 2 5, 5 और 3 8, 8x की वैल्यू 64 आ जाएगी, क्योंकि ये 2 माइनस हो जाएगा 64, 66 में से तीनों का एडिशन करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो b की एज आ जाएगी 16 और a की एज कितनी आ जाएगी 8 या 24 और 2 26 साल। दोनों का एवरेज पूछा है 4 साल बाद में, 4 साल बाद में पूछा है दोनों का, तो इसमें भी 4 ऐड कर दूंगा, इसमें भी 4 और दोनों को डिवाइड कर दूंगा 2 से। 16 और 4 20, 30, 30 और 20 50, 50 डिवाइड बाई 2 25 ईयर। ठीक है, आफ्टर सेलिंग ऑफ शर्ट 1760 ए शॉपकीपर सफर ए लॉस ऑफ 12%। अब सेलिंग प्राइस दे दिया उसका 1760, उसको लॉस हुआ है, लॉस दे दिया हमें, कितना दिया हुआ है 12% का। ओके, इफ वांट टू अर्न 40% आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% विद द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस बताओ मुझे कि 40% का प्रॉफिट कमाना है, उसको डिस्काउंट देना है 20% का और मार्क प्राइस पूछा है। तो पहले इस टर्म को आप लोग इनिशियली करके चलते तो मैं बता देता हूँ कैसे करते। 12% का लॉस हुआ है, 12% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/25, ये लॉस हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस मेरा 25 यूनिट, 25 में से 3 गया 22 यूनिट, क्या आ जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब ये वाला कंफ्यूजन आप लोगों को करना ही नहीं था। कैसे नहीं करना था, अब आप लोग देखो एक बार, 22 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1760, तो 1 यूनिट की वैल्यू 22 8 176, 80 यूनिट आ गई, 80 से मल्टीप्लाई करूंगा 25 8 2000, ये आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे 40% का प्रॉफिट कमाना है, तो मतलब 2000 का 140 डिवाइड बाय 100 करूंगा मैं, 14 दूनी 2800 रुपये, और ये किसकी वैल्यू 2800 रुपये है, वो एक्स के 80% की वैल्यू नहीं है ना, सेलिंग प्राइस ही तो x% के प्रॉफिट की वैल्यू। 4 से 5 से 4 से काटा 700 गुणा 5 3500 रुपये मार्क प्राइस आ गई वैल्यू। ठीक है, ये वाला तो था लंबा मेथड, इसमें क्या क्या निकाल रहे थे क्या क्या नहीं कर रहे थे। अब आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग कैसे करना चाहिए था, अप्रोच क्या रहनी चाहिए थी ऐसी क्वेश्चन की। मान लिया सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है हमें, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1760 रुपये। जब ये लॉस पे बेचता है तो मुझे नहीं पता ये लॉस कितना है, तो पहले मैं सेकंड टर्म को कर लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो क्या होता है।
कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो क्या होता है कि 100 माइनस प्लस माइनस प्रॉफिट, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, यही होता है ना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। सीपी डिवाइड बाय एमआरपी, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, ये वैल्यू 80 आ गई, 100 में से 20 गया 80, और प्रॉफिट करूँगा 140 का, तो 2 4 डिवाइड बाई 7, ये रेशियो नहीं आ गया कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। ठीक है, अब पहली वाली बात कर लेते हैं 12%। 12% क्या होता है, 4 से काटा 3, 3 डिवाइड बाई 25। अब 25 में से 3 गए 22, 22 यूनिट की वैल्यू 1760 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80, 25 यूनिट की वैल्यू 80 इंटू 25, बस इतना करना था। अब हमें क्या पता चल गई, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80 इंटू 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू डिवाइड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 7, ये वैल्यू नहीं आ जाएगी 20, 20 आते 140 इंटू 25, 25 चौके 100, 0 10, 25 कम 25 और 10 35, ये वैल्यू नहीं आ जाएगी 3500 रुपये। तो आप लोग वो लेंदी मेथड करते, इससे अच्छा था ये सिर्फ और सिर्फ ये तो फॉर्मूला बताने लायक था, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 4/7 पे आना था। 4/7 पे आने के बाद में ये 1760 से डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी थी, तो आप लोगों का टाइम बचत, तो आप लोगों की अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, कैसे क्या करना है, बस दिमाग में प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप ये सारे तरीके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेड 18 व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% फॉर 3 ईयर। मुझे एक बात बताओ कि 3 साल के लिए 20% का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्लियर होना चाहिए आप लोगों के दिमाग में, कि 2 साल के लिए 20% का क्या होता है, 44% होता है कि नहीं होता। 3 साल के लिए कितना होता है, 3 साल के लिए मैं 44 प्लस 20 इंटू 44 बाय 100 करूँगा तो 20 5 100, ये वैल्यू आ जाएगी 8 5 40, 8.8, 20 40 64 प्लस 8.8 72.8। 2 साल के लिए कितना होता है, 20 प्लस 20, 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, 20 और 20 40, 40 और 4 44%। ओके, अगर 44 और 20 का एलसीएम लगाऊंगा तो 8.8 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 72.8%। ये तो हो गया पहला कि 18,000 रुपये का 72.8% निकालना है, बस सिंपल था। 18 से मल्टीप्लाई करना था, 1 0 और लगा देता हूँ, इससे कैंसिल हो जाएगा। 18 8 144, लास्ट में 4 आएगा, 14, 18 दूनी 36, 36 14 50, 0 5, 18 7 126, 126 और 5 131, 13 104, ये आंसर हो जाएगा। ये तो देखो आप लोगों को याद होना चाहिए कि 10% का क्या होता है 3 साल का, अगर आप लोगों को अप्रोच फास्ट करनी है तो। अगर मैं इसी तरीके को दूसरे तरीके से करता तो और आसान हो जाता। कैसे करता, 5 की वैल्यू पहले साल 6, इसी प्रकार 5 से वैल्यू 6, इसी प्रकार 5 से वैल्यू 6, तो 125 से कितनी हो जाती, 216। 125 यूनिट की वैल्यू पता है, दोनों का डिफरेंस करना था, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाता, 75 और 16, 4 5 11, 7 और 8 1 9, 91 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो 125 यूनिट की वैल्यू कितनी दी रखी है, 18,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 91। ये भी कैलकुलेशन आसान थी और वो वाली कैलकुलेशन तो और भी आसान थी। तो आप लोग जैसे चाहो वैसे कर सकते हो सवाल को, बस अपने अकॉर्डिंग, बस आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब बोल रहा है कि बोय कवर डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, नेक्स्ट इतने टाइम में करता है और नेक्स्ट इतने टाइम में करता है। स्पीड ऑफ द मैन ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी, एवरेज स्पीड पूछे तो एवरेज स्पीड निकालने से पहले सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, अब पहले 240 किलोमीटर तय किया उसने, तो 240 हो गई। आगे डिस्टेंस कितनी है, 560 है। आगे डिस्टेंस कितनी है, 360 है। तीनों को ऐड कर लेता हूँ, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 500 200 700 700 300 1000, 1100 1160, 1160 आ गई टोटल डिस्टेंस। अब टाइम की बात कर लेते हैं,
तो पहली जर्नी में टाइम कितना लगा, 240/40 प्लस 560/70 प्लस 360/90, ये टोटल टाइम आ गया। कर लेते हैं। 9 चौके 36, 7 8 54, 6 चौके 24, 6 और 4 10, 10 और 8 18, डिवाइड बाय 18। 18 छक्के 108, 8 80, 18 चौके 72, 18 चौके 72 8, डिवाइड बाय 18। 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 9 बार, तो 64 से ही 4/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसान था, कुछ नहीं था ऐसे क्वेश्चनों में, बस आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है हमें। क्यू और आर का जो रेशियो दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो क्या दिया हुआ है, 8:9। पी और क्यू का जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 5:6। डिफरेंस बिटवीन पी और आर का जो डिफरेंस दिया हुआ है हमें नहीं पता, मोड लगा लेते हैं क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं दी हुई, 374 है। क्यू और आर की सम चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, इधर भी क्यू है इधर भी आर क्यू है, तो दोनों को सेम बना लेते हैं। सेम बनाने के लिए इधर से 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पी क्यू और आर का समतुल्य रेशियो आ जाएगा। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 5 20। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 3 24। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 3 27। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 10,374, डिवाइड बाय 7। 7 एकम 7, 3 33, 7 चौके 28, 5 7 8 54 और 7 दूनी 14, 1482। 1482 आ गया। सम पूछा है, किसका सम पूछा है, क्यू और आर का। क्यू और आर का सम कर लेते हैं। 7 4 11, 2 2 4 1 5, 51 यूनिट की वैल्यू पूछी है 1482 से। ठीक है, अब 5 से मल्टीप्लाई करके फिर एक ऐड कर देते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, 1482 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको क्या कर सकता हूँ मैं, 1482 5 को क्या कर सकता हूँ, 10/2 ये लिख सकता हूँ मैं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 741 के आगे 1 0, 7410, ये हो गया। और 50 से करना था तो 1 0 और लगा दिया, प्लस 1482 ऐड करना है इसमें। आसान था। तो 8 4 1 5, 4 1 5 7, 755 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इतनी है, पॉपुलेशन ऑफ विलेज दे रखी है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है, 41,800। ओके। इफ नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाय 32%, मतलब नंबर ऑफ मेल में क्या इंक्रीजमेंट हो गया, मेल इतने बढ़ गए भाई। एंड नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज, फीमेल कितनी इंक्रीज हो गई, 40% इंक्रीज हो गई फीमेल। ओके। देन द पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज इंक्रीज बाय 38%। ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हुआ, 38% का, मेल प्लस फीमेल का। ओके। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल टू नंबर ऑफ मेल लिविंग इन द विलेज। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ओवरऑल 38% का इंक्रीमेंट हुआ है नेक्स्ट ईयर में। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। ठीक है। अब पहला तरीका मुझे सफिशिएंट लगता है क्योंकि मैं वही तरीके पे रिलाई करता हूँ, तो मैं अपना तरीका नहीं चेंज कर सकता। अब मुझे एक बात बताओ कि मेल हुए 32% के इंक्रीमेंट और फीमेल हुई है 40% का इंक्रीमेंट। मेल प्लस फीमेल का इंक्रीमेंट हुआ है 38% का। तो मुझे एक बात बताओ कि मेल में 32% का इंक्रीमेंट हुआ है और फीमेल में, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 32% प्लस 8% का इंक्रीमेंट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ये बता दो मुझे। तो लिख सकता हूँ बिल्कुल।
अब सब में 32% हुआ है, सब में 32% हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन ये 6% किसकी वजह से हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। 6% इंक्रीमेंट हुआ है 41,800 का, वो किसकी वजह से हुआ है, फीमेल की वजह से हुआ है कि नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अब आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। अब इसमें से 38% मेल और फीमेल दोनों के दोनों है, तो इसमें 32% तो सबका ओवरऑल हुआ है, क्यों नहीं हुआ, हुआ है। तो ये 8% का इंक्रीमेंट पूरी पॉपुलेशन में 6% के इंक्रीमेंट के बराबर है, क्लियर हो। तो x का 8% किसके बराबर है, 41,800 के 6% के। बस कर लेते हैं। 4 3 2 20 दूनी 40, 209 50। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 209 इंटू 3 इंटू 50, 9 पर 45, 5 दूनी 10 इंटू 3, 0 5 दिया 15, क्या हो गया। ठीक है, क्या करती है मैंने, अच्छा ठीक है, 5 दिया 15, 4 दिया 12, 1 13, 1 10 दिया 30 और 31, 31,350 तो आ गई फीमेल। अब मेल कितने बचे, मेल बचे 41,800 में से 31,350 माइनस कर दूंगा, इतने फीमेल, मेल आ गए। 0 10 में से 5 गए 5, 7 में से 3 गए 4, 10,450 और 31,350 दोनों का डिफरेंस कितना है, 10,450, 0 5 9 4 13, 20,900 का, ये हमारा आंसर हो गया। एक बार दोबारा बता देता हूँ, कितना आसान सवाल था कि देखो मेल में 32% का इंक्रीमेंट हुआ है, फीमेल में 32 प्लस 8% का इंक्रीमेंट हुआ है, प्लस करके लिख दिया मैंने। ओवरऑल बोल रहे हैं कि 38% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसका मतलब क्या समझो कि 32% तो सब में हुआ ही हुआ है, कॉमन हुआ है, लेकिन ये 6% इंक्रीमेंट हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है, फीमेल की वजह से हुआ है। तो फीमेल का 6% होगा, 8% होगा, वो किसके बराबर होगा, टोटल पॉपुलेशन के 6% के बराबर होगा। तो इसी प्रकार से वैल्यू आ गई। बस ये खाली सोचने की बात थी, कुछ नहीं था आंसर में। अब क्या बोला है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर इतना इतना है, कर्व सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है CS कर्व सरफेस एरिया। मुझे ये बात बताओ, कर्व सरफेस एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को, क्या होता है। अब इसकी हाइट दे रखी है अपने को, सॉरी रेडियस दे रखी है अपने को 14 सेंटीमीटर, और हाइट क्या दे रखी है हमें, 12 सेंटीमीटर। ओके, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7, R की वैल्यू क्या दे रखी है 14 और H की वैल्यू दे रखी है 12, बस मल्टीप्लाई करना है, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 22 चौके 88 इंटू 12, 12 8 96 और 12 8 96, 6 9 6 15 9 1 10, 1056।
आसान था, आप लोगों को बस कैलकुलेशन पे फोकस करना है। जितना स्पीड इंक्रीज करोगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। ए शॉपकीपर सेल्स टू टेलीविजन 28% डिस्काउंट एंड 37%। टोटल मार्क प्राइस ऑफ बोथ द टेलीविजन इज इतना इतना। ये टोटल डिस्काउंट 32%, देन द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस ऑफ बोथ द टेलीविजन। अब वही सेम बात है। अब मुझे एक बात बताओगे, वही सेम बात है कि एक पे दिया गया 28% का डिस्काउंट और एक पे दिया गया 37% का डिस्काउंट। ओके, ओवरऑल डिस्काउंट जो है 32% का दिया गया है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि ये तो ओवरऑल डिस्काउंट है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि पहले पे 28% का डिस्काउंट दिया गया और दूसरे पे 28% का तो दिया ही दिया गया, प्लस में 9% का और दिया गया है। ओके, तो ओवरऑल पे 32% का दिया गया है ओवरऑल। आप लोग समझो ना अप्रोच को, बस दिमाग में रखना ये चीज़। तो मुझे एक बात बताओ कि ये 28% दिया गया है, ये 28% दिया गया, तो ओवरऑल में तो 28% है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन ये 4% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आया, वो किसकी वजह से आया है? 9% की वजह से, क्योंकि बाकी सब तो कॉमन है ना, 28% तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि इस 9% के डिस्काउंट के बराबर इसका 4% ओवरऑल का डिस्काउंट होगा? क्लियर बात हुई ये बात? तो क्या कर सकता हूं मैं, x के 9% की वैल्यू 37,530 के 4% के बराबर है। ये तो अपना ओवरऑल है, ओवरऑल का 4%, और ये अपना सेकंड टेलीविजन की बात कर रहा हूँ कि इसके 9% के डिस्काउंट के बराबर होगा। बिल्कुल होगा। तो इसको कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 9 चौके 36, 1 15, 9 एकम 9, क्या हो गया? 9 चौके 36, सही तो किया है ना मैंने। इसके 9% के डिस्काउंट के बराबर इसका 4% का डिस्काउंट। ओके, क्लियर है। लेकिन इसका पॉइंट में आंसर क्यों आ रहा है? 9 चौके 36, 1 15, 9 एक, अच्छा 9 7 63, 4170 आ गया। नौ चौके 36, 1 15, 9 एकम 9, 9 7 63, 4170। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसका एमआरपी आ गया 4170। और दूसरे का एमआरपी की बात करूं मैं, 37,530, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई भी करना है ना, 4 से मल्टीप्लाई। 0 7 चौके 28, तो 4 एकम 4, 4 तो 6, 4 चौके 16, 16,680 आ गया एक का। तो दूसरे का कितना आ जाएगा? 16,680 माइनस कर दूंगा 0 8 5 13। इधर वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 4, 14 14 में से 6 गए 8, और 6 में से 6 गए 0, 3 में से गया तो 20,850, और 16,680 का डिफरेंस ज्ञात करना है। ओके, 0 8 और 7 15, 7 में से 6 गए 1, और 20 में से 4 गया 4,170। तो बेसिकली कहना क्या चाहता हूँ कि 4,170 का डिफरेंस आप लोगों को दिख जाना चाहिए था पहले ही। ये तो थी इसकी अप्रोच। अगर आप फर्दर करना चाहते हो इसको कि और आसान लगे आप लोगों को, तो ये 4 का डिफरेंस किसकी वजह से आया? मुझे एक बात बताओ कि 4 का डिफरेंस जो आया वही तो डिफरेंस होगा ना ओवरऑल में। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 4% की तो वैल्यू आएगी पागल लोगों। तो 4% मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वही तो डिफरेंस आएगा ना। तो ये सब नहीं करना था, ये आप लोगों को समझाने के लिए था ताकि आप लोगों को बाद में समझ में आए। लेकिन ये 4% का जो डिफरेंस ही तो आया, ऊपर वाले सवाल में भी आप लोगों ने नोट किया हो। ये वाली बात अगर आप लोगों ने नोट की होती, मुझे एक बात बताओ कि 10,000 ये वैल्यू कितनी आई थी? ओवरऑल एक्स के 8% और इसका 4%, इसका 6%, तो 6% की वैल्यू ही तो हमारा डिफरेंस आया कि नहीं आया? मुझे बात बताओ।
तो एक यूनिट की वैल्यू 31,000। ये देखो, अगर मैं इसको करूं, इसको हल किया मैंने, एक्स की वैल्यू निकल के आई, इधर से एक्स की वैल्यू निकल के आई कि नहीं आई 10 नंबर सवाल में। तो इन दोनों का अंतर आया था 20,900 रुपये, आया कि नहीं आया? 20,900 रुपये डिफरेंस कहाँ से आया? 20,900 रुपये डिफरेंस जब आया, जब ये देखो ये वैल्यू कितनी आ रखी थी अपनी 10,450, ये 10,450 कहाँ से आई? ये 10,450 और 3150, 31,350 का डिफरेंस था 20,900। ये कहाँ से आया? आप लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए थी। ये इसका ही तो 2 टाइम्स है ना 10,450 का ही। ये 2 टाइम क्यों आया? अब x के 8% की तो वैल्यू पता चल रही है ना, x के 8% की तो वैल्यू पता चल रही है। ये 8% का इंक्रीमेंट जो हुआ है वो इसके कितने परसेंट के बराबर हुआ है? मुझे एक बात बताओ, 6% के इंक्रीमेंट के बराबर हुआ है कि नहीं हुआ? तो डिफरेंस कितने का आना चाहिए था? डिफरेंस आना चाहिए था मेरा 6% का। तो डिफरेंस आना चाहिए था 6 का, तो हमें 2 कहां से आया? 2 कहां से आया? इस वजह से आया क्योंकि ये जो रेशियो आया ये हमारा 3 यूनिट की वैल्यू आई थी। 10,450 ये था, ये हमारा 3 यूनिट की वैल्यू आई थी। दोनों का रेशियो निकालेंगे। इसी प्रकार से हमारा 12 नंबर क्वेश्चन आया था, वो डायरेक्ट कर सकते थे कि ये 4,170 कहां से आया, क्योंकि ये वैल्यू आई थी। इसका डिफरेंस देखोगे आप लोग कि 37% है। 28 प्लस 9 कर लिया मैंने, इसके 4% ओवरऑल 4% के बराबर है। तो दोनों का डिफरेंस क्या निकाल लिया मैंने कि दोनों का डिफरेंस क्या निकाल लिया? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 4,000। एक्स के 1% की वैल्यू कितनी आई? 4,170। आई कि नहीं आई? 1 यूनिट की वैल्यू आई। हमें कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए? 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए या 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए? वो हमें डिपेंड करना है ना, तभी तो आंसर निकल के आया। आप लोग सोचना इस चीज के बारे में बैठ के, इजी कर सकते हो आप लोग अगर अप्रोच को डिफरेंट तरीके से सोचोगे। 15 कॉपीज ऑफ मैगजीन वर सोल्ड एट 3,000। 15 कॉपी है वो सोल्ड की गई है हमें 3,000 की। ओके, देर आर गेनिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 कॉपीज इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द कॉपीज। अब मुझे एक बात बताओ, अब सिंपल सी बात है, 15 कॉपी मैगजीन सोल्ड की गई है 3,000 रुपए की, बाय गेनिंग कॉस्ट ऑफ 5 कॉपीज। 5 कॉपी के गेन पे इनको सोल्ड किया गया। अब कॉपी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा एक कॉपी का, यही तो पूछा है इसने। तो इसको करने के 2-3 डिफरेंट मेथड है। अब देखो मुझे एक बात बताओ कि एक कॉपी का सेलिंग प्राइस अगर मैं मान के चलूं, एक कॉपी का सेलिंग प्राइस मान के चलूं, या कैसे कराऊं इस सवाल को? अब मुझे एक बात बताओ कि कुछ भी करो आप, अब इसने किया क्या है कि ये जो 15, अब ये वाली बात छोड़ दो एक बार, 3,000 रुपए का प्रॉफिट, 3,000 रुपए का सेलिंग प्राइस। अब इसने किया क्या है कि 15 कॉपी सोल्ड की हैं। 15 कॉपी का जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, 15 कॉपी का सेलिंग प्राइस एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में जो है इसने बेचा है कि इसने बेचनी कितनी चाहिए थी? 15 कॉपी का जो सेलिंग प्राइस है वो एक्चुअल में क्या है? 20 कॉपी के 20 कॉपी के कॉस्ट प्राइस के बराबर है कि नहीं है? मुझे एक बात बताओ कि ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई कि 15 कॉपी का जो सेलिंग प्राइस है वो 20 कॉपी के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। क्यों है? क्योंकि इसने क्या किया है कि 15 कॉपियां जो बेची है वो 5 कॉपी के गेन पे बेची है कॉस्ट प्राइस के। अब कहना क्या चाहता है कि 15 कॉपियां तो इसने सेलिंग प्राइस के आधार पर बेची है, लेकिन इसने क्या प्रॉफिट कमाया? प्रॉफिट क्या हो गया? 5 कॉपी का हो गया कि नहीं हो गया? 20 का कॉस्ट प्राइस।
अब मुझे एक बात बताओ कि प्रॉफिट होता क्या है। सिंपल तरीके से मैं इसको समझाऊं तो क्या होता है प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है कि नहीं होता, ये होता है कि नहीं होता। अब प्रॉफिट कितने का हुआ है, 5 कॉपी का हुआ है उसको, सेलिंग प्राइस कितने का दे रखा है, 15 कॉपी का, माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, अब मैं कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूँ तो इसका कितना आ गया, 10 कॉपी। आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन यहाँ पे ये जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ये एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। ये प्रॉफिट किसके बराबर दिया हुआ है, 5 कॉपी के सेलिंग प्राइस के बराबर दिया हुआ है, 5 कॉपी के कॉस्ट प्राइस के बराबर दिया हुआ है। अगर मैं इसको गेनिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 कॉपीज के प्रॉफिट कमाने के बाद बेचा गया तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा इसका, पंद्रह कॉपीज ऑफ मैगजीन वर सोल्ड, 15 कॉपीज सोल्ड की गई हैं इसकी 3,000 रुपये में, गेनिंग ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 कॉपीज, 5 कॉपीज के प्रॉफिट में बेची गई है। बात आप लोगों को समझ में दोबारा समझा देता हूँ कि कहना क्या चाहता है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट, अब मुझे बताओ प्रॉफिट कितना हुआ है, 5 कॉपीज का हुआ है कि नहीं हुआ, इसका हुआ है। इसने सोल्ड कितने की है, 15 कॉपीज। ये सेलिंग प्राइस इस लैंग्वेज में एक बारी बहुत बारीकी चीज है कि ये 3,000 रुपये में बेचता है ना, तब 15 कॉपीज नहीं है, ये 5 कॉपीज एक्स्ट्रा ऐड करके बेचता है, मतलब गेन करके बेचता है। तो टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 कॉस्ट प्राइस के बराबर उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस जो है वो एक्चुअल में 20 कॉपीज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस आ गया अपना। 20 कॉपीज का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया अपना, 3,000। तो एक कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,000 डिवाइड बाई 20, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15,150। तो एक कॉपी का कॉस्ट प्राइस पूछा था वो 150 आ गया। अब एक चीज का जो सेलिंग प्राइस है वो 20 कॉपीज के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो गया, क्योंकि 15 कॉपीज तो इसने बेची है कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, लेकिन 5 कॉपीज का इसने क्या कमा लिया, प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस तो दे रखा है इसने 3,000, ये किसके बराबर होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के बराबर तो होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितने का दे रखा है इसने, 15 का, और कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का। होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता कैन डू 2.5 पार्ट ऑफ द वर्क इन 24 डेज। अब ये काम कर सकती है 2.5 वर्क को 24 दिन में। तो मुझे एक बात बताओ, 1 यूनिट काम कितने में कर सकती है, हमें तो 1 यूनिट चाहिए भाई, 60 दिन में डायरेक्ट था। 1/3 ऑफ द पार्ट 30 डेज, युविका जो है 1/3 ऑफ द पार्ट 30 दिन में कर सकती है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको 1 यूनिट काम करने में, 30 या 90 दिन। ओके, हाउ मनी डेज रीता एंड युविका दोनों के दोनों साथ में कितना कर सकते हैं, 90 और 60 का एलसीएम 180, 60 थे 180, 3 2 5, 180 डिवाइड बाई 5, 5 दिया 15, 36 डेज में। आसान था क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कहाँ गया, रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ पी एंड क्यू इज एट रेशियो 7। लेंथ रेशियो दे दिया गया पी और लेंथ क्यू का, रेशियो क्या दे दिया गया 8:7 का। ओके, स्पीड ऑफ ट्रेन पी इज 72 किलोमीटर पर आवर एंड क्यू इज 36 किलोमीटर, दे कैन रनिंग opposite each other if the p crosses train q in 45 seconds, length of the train p। ओके, मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में बना लेते हैं इसको, 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 20 मीटर पर सेकंड, एक इसकी स्पीड है p की। ओके, q की स्पीड कितनी आ जाएगी 36 × 5/18, 10 मीटर पर सेकंड।
अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रेलिवेंट स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों का एडिशन 30 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस कितने टाइम में क्रॉस किया है, 45 सेकेंड में, 45 सेकेंड। ये किसके बराबर हो जाएगी, दोनों का एडिशन 15x के बराबर। ओके, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड बाई 15, 15 दूनी 30, 90, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 90 मीटर। अब पूछा क्या गया, लेंथ ऑफ ट्रेन पी, ट्रेन पी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 90 × 8, 8 × 9 72, 720 मीटर। ये वाले क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लासेस में बहुत करवाए हैं, बहुत भर भर के आए हैं, तो कैसे क्या करना है तो वो आप लोग प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट 20%, एक आर्टिकल को प्रॉफिट पे बेचा जाता है 20% के प्रॉफिट पे। ओके, इफ ही हैड बीन सोल्ड 35% ही वुड हैव बीन फेच्ड 90 मोर कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब मुझे एक बात बताओ, कि कॉस्ट प्राइस मान लिया मैंने 100 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना आ गया मेरा, 120 यूनिट आ गया 20% के प्रॉफिट में। कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा नेक्स्ट में भी, लेकिन ये बोल रहा है कि 135 में बेचा गया अब की बार, तो इसको पहले तो 120 यूनिट मिला था, इन दोनों का डिफरेंस के बराबर ही तो मिलेगा, इसको एक्स्ट्रा मिलेगा। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6। कॉस्ट प्राइस पूछा गया 600 रुपये, आसान था। हाउ मनी ईयर विल बी अमाउंट 28x बिकम इक्वल टू 38x रेट ऑफ 14 सिंपल इंटरेस्ट। अब मुझे एक बात बताओ कि सिंपल है, इसमें तो कुछ है नहीं, प्रिंसिपल दे रखा है हमें, प्रिंसिपल दे रखा है 28x और अमाउंट दे रखा है हमें 38x। तो मुझे एक बात बताओगे एस आई कितना हो गया, एस आई हो गया 10x। तो 10x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 28x 14.28% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/7 और टाइम पूछा है, टाइम हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 7 चौके 28 हो गया। टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 डिवाइड बाई 4 यानी 5/2 यानी 2.5 ईयर। How many year will be amount 28x become 38x? क्या कर दिया मैंने, कुछ कल तो नहीं कर दिया ना। क्या कर दिया रे बाबू भैया, क्या कर दिया रे। सही तो है, इसमें क्या गलत है, आंसर ही कुछ पता नहीं क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल 28x दिया हुआ है, इंटरेस्ट दे दिया 20x, एस आई की वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल PRT डिवाइड बाई 100, पी की वैल्यू दे रखी है हमें 28, आर की वैल्यू दे रखी है 14.28 इंटू टी। 14.100% कितना होता है, परसेंटेज को हटाया 2 जीरो गायब हो गई, ठीक है। तो इसकी फ्रिक्शन वैल्यू 1/7 लिख सकता हूँ, 28x इंटू टी, 7 चौके 28, x से x कैंसिल हो गया, इधर 10x वैल्यू आ गई, तो ये तो 2.5 ईयर ही आएगा, इसमें गलत रखा है। विक्रम ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू पंजाब इन 4 इक्वल पार्ट, इन फर्स्ट पार्ट ही ट्रेवल ऑन बाइक एट स्पीड ऑफ 20 km/h। पहला पार्ट ट्रेवल करता है वो 20 km/h। ये सेकंड पार्ट ट्रेवल ऑन द बस, बाइक से ट्रेवल करता है। दूसरा करता है 10 km/h की स्पीड से बस से। ओके, थर्ड पार्ट ट्रेवल करता है वो कार से, कितनी स्पीड से करता है, 30 km/h की स्पीड से। इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा पहले वाले का। अगर आप लोग डाउट में हो तो आप लोग खुद से चेक करके देख सकते हो, इसका आंसर आएगा 2.5 ईयर। एरर है इस क्वेश्चन में।
ठीक है। कार की स्पीड इतनी दे रखी है। टुक ट्रेवल द स्पीड ऑफ, इफ ही टुक ट्रेन एट ट्रेवल, ट्रेन की स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये ट्रेन की है। एवरेज स्पीड पूछी है, तीनों का समान है तो पहले समान मान लेते हैं। 120 किलोमीटर की स्पीड मान, 120 किलोमीटर की डिस्टेंस मान लेता हूँ सब में, मानने में क्या जा रहा है, समान दूरी है तो कुछ भी मान लो। 12 चौके 48, 480 किलोमीटर आ गई। फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो इसको टाइम कितना लगा, 6 घंटे। इसको टाइम कितना लगा, 12 घंटे। इसको टाइम कितना लगा, 4 घंटे। इसको टाइम कितना लगा, 2 घंटे। 6 और 4 10, 24। 24 दूनी 48, 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 125 डेज। 36 मैन 125 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, देन हाउ मनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 7/9 ऑफ द सेम वर्क इन 25 डेज। अब टोटल आदमियों की, मैन की क्वांटिटी चाहिए, 25 दिन में काम कंप्लीट कराना है, और किसका, 7/9 का। ये टोटल काम है, इस टोटल काम का 7/9 करवाना है। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, जैसे मर्जी है वैसे कर लो। ये टोटल काम है, टोटल काम का कितना करवाना है हमें, 7/9, सॉरी 9/7 आ जाएगी वैल्यू इधर। या तो ऐसे कर लो, इसके अंदर 9/7 लगा दो, या इसके 7/9 लगा दो। ये टोटल काम है, टोटल काम का 7/9 करवाना, करवा देते हैं। 9 चौके 36, 25 से काटा तो 25 मान 125। 5 चौके 20, 20 सत्ते 140। 140 मैंने रिक्वायर होंगे। ए बास्केट कंटेन 3 पिंक बॉल, 3 पिंक बॉल है। ओके, 5 ऑरेंज बॉल है। ओके, 2 वाइट बॉल है। ओके, इफ 3 बॉल ड्राउन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच बॉल ऑफ ए डिफरेंट कलर। मतलब 3 बॉल निकालनी है तो प्रत्येक में से एक एक, इसमें से 3C1, इसमें से 5C1, इसमें से 2C1। टोटल बॉल निकाल, 3 5 और 3 8 8 तो 10 10 3C3। बस 3 इंटू 5 इंटू 2, 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 इंटू 2। 2 से काटा 4 बार, 3 से काटा 3 बार। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से काटा 2 बार, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/4 इज द राइट आंसर। 20 नंबर का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, 20 नंबर का आंसर बी था। ठीक है, ये हमारा चेकलिस्ट नंबर 602 था। होप आप लोगों को मजा आया होगा, नया कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।